और मैम, हाँ जी बच्चे, आपने जो वो दिया था लीज, आप न्यूमेरिकल दिया था ना, लीज कॉस्मेटिक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं काइंड्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, 9 काइंड्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। आपको कोई भी नहीं समझ में आए उसी टाइम पे रोक के पूछ लेना, ठीक है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है टाइप ऑफ पार्टनर्स और राइट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, फर्स्ट इज एक्चुअल पार्टनर या फिर ऑस्टेंसिबल पार्टनर। नोट डाउन कर लीजिए, फिर साथ के साथ समझाऊंगा। नोट डाउन हो गया रिंकू? नहीं, कर लो, कोई बात नहीं। मैम हो गया। ओके जी, फर्स्ट इज एक्चुअल पार्टनर। एक्चुअल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सारी की सारी पार्टनरशिप की एक्टिविटीज को हैंडल कर रहा है। ठीक है, जिसने पैसा भी इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, जो सारे काम भी देख रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रहा है, इवन थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग के टाइम पे भी वो प्रेजेंट है। दैट इज द एक्चुअल पार्टनर। ठीक है, जो एक्टिवली उस टाइम पे पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी पार्टनरशिप में, उसको हम एक्टिव पार्टनर या फिर ऑस्टेंसिबल पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, next is sleeping or doormat partner. Sleeping partner or doormat partner. मैम इसको स्लीपिंग पार्टनर क्यों बोले? बता रही हूँ। स्लीपिंग पार्टनर इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पे जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये वो पार्टनर होता है जिसने प्रॉफिट, आपकी कैपिटल तो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, बट और किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करा, ना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है इसका, ना थर्ड पार्टी से डीलिंग में। सारा साल सोता रहता है, पर जिस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है फिर ये जाग जाता है, इसलिए इसका नाम स्लीपिंग पार्टनर है। ओके, जोक्स अपार्ट, ओके, कोई ऐसा पार्टनर जो आपका उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, जो डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट उसने पैसा इन्वेस्ट किया है आपके बिजनेस में और उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी दिया जा रहा है, तो उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एबीसी तीनों पार्टनर्स हैं। बी जो है उसने मनी तो इन्वेस्ट कर दिया, बट वो रहता ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो आपके डे टू डे बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बट पैसा तो बी ने भी डाला है ना, तो इसलिए बी को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट के टाइम पे जागता है जब प्रॉफिट लेना होता है। चलो, नेक्स्ट इज थर्ड इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसका ना तो मनी इन्वेस्ट हुआ, ना ही वो प्रॉफिट शेयर कर रहा है। ठीक है, बट ये एक एज अ पार्टनर काम कर रहा है। किस तरीके से? अगर अ पार्टनर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल और प्रॉफिट और शेयर प्रॉफिट इन कंपनी बट लेंड्स हिज नेम एंड क्रेडिट टू फर्म इज अ नॉमिनल पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर जिसे ना आपकी पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट किया, ना ही वो आप लोगों से शेयर मांग रहा है, बट आप लोग उसका नाम यूज कर रहे हो, तो वो होगा आपका नॉमिनल पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, एक आप लोगों की जो मार्केट है, आप लोगों ने नई पार्टनरशिप स्टार्ट की, ठीक है, रिंगू ने और ए नाम के एक और पर्सन ने पार्टनरशिप स्टार्ट की, बट मार्केट में कोई आपको जानता नहीं है और आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि किसी एक रिनाउंड पर्सनालिटी को हम एज अ पार्टनर ऐड कर लेते हैं, ताकि लोग हम पे भरोसा भी करें और हमारे साथ डीलिंग भी करें। तो जब आप उस पार्टनर के पास जाते हो, किसी पर्सन के पास आप गए, बी नाम का कोई पर्सन था, वो बहुत ज्यादा जानते हैं उसको मार्केट में सब लोग, तो आप उसके पास गए, आपने उसे ऑफर दिया कि आपको कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, आपको हम लोग प्रॉफिट भी नहीं देंगे, आप बस अपना नाम हमारे साथ जोड़ दीजिए कि आप हमारे पार्टनर हैं, उस नाम के बदले हम आपको कुछ पैसे पे करते रहेंगे एज अ पार्टनर। ठीक है, तो वो नॉमिनल पार्टनर होगा, वो आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में कुछ नहीं करेगा, वो पैसा नहीं देगा, वो पैसा लेगा भी नहीं प्रॉफिट में से,
पर वो हिस्सेदारी जरूर लेगा जो उसके नाम के बदले उसे पे करी जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ नॉमिनल पार्टनर, समझ में आया? नाउ फोर्थ पॉइंट इज सब पार्टनर। सब पार्टनर वो पार्टनर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, मैं हूँ, रिंगू है और एक ए नाम का पर्सन और है। ए को कहीं आउट ऑफ टाउन जाना पड़ता है बार बार, उसका थोड़ा बिजनेस इस तरीके का है, उसको आउट ऑफ स्टेशन ही रहना पड़ता है, तो वो डेली यहाँ पे रह नहीं सकता, बट उसे यहाँ पे किसी को रखना है, तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ को अपना सब पार्टनर बना लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी बी जो होगा वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो उसकी वाइफ यहाँ पर एज अ सब पार्टनर काम करेगी, उसके सारे डिसीजंस उसकी वाइफ लेगी। सब पार्टनर समझ में आया? जिसको हम एज अ सब पार्टनर रख लेते हैं कि अगर जो हमारा मेन पार्टनर है वो प्रेजेंट नहीं है, तो सब पार्टनर उसकी जगह काम करेगा, उसके बिहाफ में ना मैम? बिल्कुल। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, ये वो पार्टनर होगा जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा, अदरवाइज आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। अब जो ये पार्टनर है ये आपके लॉसेस शेयर नहीं करता, ठीक है। जो हमने ऊपर स्लीपिंग पार्टनर पढ़ा था वो आपके लॉसेस भी शेयर करेगा, बट पार्टनर इन प्रॉफिट वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेगा। अगर आपकी कंपनी में लॉसेस हो जाते हैं तो उसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके लॉसेस में पैसे नहीं डालेगा। जनरली जो पार्टनर इन प्रॉफिट होता है वो मैनेजमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। ओके। ये थोड़ा सिमिलर टू स्लीपिंग पार्टनर है, बस इसमें फर्क इतना है कि लॉसेस को बेयर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से इसका लेना देना है, ये लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर कैसे मैम? बच्चे ये ना कुछ मतलब जिस टाइम पे पार्टनरशिप डीड बनती है ना, तो कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो पहले से ये बात मेंशन कर देते हैं कि मैं इस तरीके का पार्टनर रहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं आपकी पार्टनरशिप में नहीं रहूंगा, ठीक है। आपको पैसे चाहिए, आप मुझसे पैसे ले लीजिए, बट मेरा एक और बिजनेस है, मैं उसको संभालूंगा। ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड के टाइम पे डिसाइड होती है। आप जैसा पार्टनर बनना चाहते हो आप डीड में लिखवा देते हो कि मैं इस तरीके का पार्टनर रहूंगा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब ये पार्टनर्स हैं। हाँ जी। मनी इन्वेस्ट करेगा, उसका बाद कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अगर लॉस होने से भी मतलब उसमें कोई मतलब वो जो साथ में लॉस नहीं, जब प्रॉफिट होगा तब सिर्फ वो जो अपना शेयर बिल्कुल लेगा ना? बिल्कुल सही। दिस इज अ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है मैम। नेक्स्ट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, या फिर इसको आप बोल सकते हो पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल, ESTOPPLE। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम कहानी सुनते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, आप और मैं पार्टनर्स हैं, ठीक है। हम लोग किसी पार्टी से डील करने के लिए गए किसी होटल के अंदर। पहले हम बना लेते हैं इसको व्हाइट बोर्ड पे। ये रिंगू है और ये मैं आई लिख रही हूँ बिकॉज मेरा नाम भी रमन है, तो आर ही आएगा, हम दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चल ओके, रिंगू और मैं हम दोनों किसी थर्ड पार्टी से डील करने के लिए गए हैं। दिस इज अ थर्ड पार्टी। जब हमारी डील चल रही थी तो थर्ड पार्टी हमसे सेटिस्फाइड नहीं थी। इसी टाइम पे क्या होता है, रेस्टोरेंट में रिंगू की कोई फ्रेंड एंटर करती है, पूनम नाम से रख लेते हैं, ठीक है। पूनम नाम की रिंगू की एक फ्रेंड एंटर करती है रेस्टोरेंट में, वो आती है, वो रिंगू से मिलती है और वहीं बैठ जाती है डील के टाइम पे। तो जब पूनम ने क्या किया, जब ये डील चल रही थी तो पूनम ने बीच में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया कॉन्वर्सेशन के बीच में, और थर्ड पार्टी को ऐसा लगा कि पूनम जो है वो हमारी पार्टनर है, और वो पूनम की बातों से कन्विंस हो जाते हैं और हमारी जो डील है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, पूनम हमारी पार्टनर पहले नहीं थी, बट थर्ड पार्टी को उसके एक्शन से, उसकी कन्वर्सेशन से ऐसा लगा कि वो भी एक पार्टनर है।
तो यहाँ पे पूनम जो है वो पार्टनर बाय एस्टॉपल बन जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी कोई एक्टिविटी से या फिर जिसके कोई ऐसे गेस्चर से ऐसा फील हो थर्ड पार्टी को कि वो भी पार्टनर है, वो होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। जब तक ये डील चलेगी अब पूनम हमारी पार्टनर ही रहेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है उसकी डूइंग से कि वो एक पार्टनर है। ठीक है, दिस इज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज माइनर एज अ पार्टनर। हु इज माइनर? बिलो 18। बिलो 18, बिल्कुल सही। अब माइनर को जैसे हमने पढ़ा था कि माइनर कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता, माइनर को हम कभी भी पार्टनर नहीं बना सकते, बट यहाँ पे काइंड दी हुई है टाइप ऑफ पार्टनर्स में कि माइनर एज अ पार्टनर। तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक माइनर को पार्टनर बना सकते हो, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप माइनर के साथ पार्टनरशिप करते हो तो आपको माइनर को प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। ठीक है, बट माइनर किसी भी चीज के लिए बाउंडेड नहीं है। ना माइनर आपको कैपिटल देगा, ना ही माइनर आपके लॉसेस बियर करेगा, ना ही माइनर आपके किसी भी काम को करने के लिए लायबल है। माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेगा। माइनर एज अ पार्टनर, आपने नाम के लिए माइनर को पार्टनर बनाया हुआ है। ओके 2 minutes प्लीज। हाँ जी, तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके घर में आपका कोई नेफ्यू या फिर आपकी नीज है कोई। ठीक है, आप उसको अपना पार्टनर एडमिट करना चाहते हो, बट वो माइनर है और माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते, बट आपको ऐसा शो करना पड़ रहा है कहीं पे, क्योंकि मिनिमम ये होता है ना कि मिनिमम इतने पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम इतने पार्टनर्स होने चाहिए। और अगर मतलब किसी तरीके की सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी एक और पार्टनर को ऐड करना पड़ेगा और आप उस पार्टनर को एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते हो, तो आप किसी माइनर को पार्टनर बना सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको बस माइनर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। माइनर ना आपको कैपिटल देगा ना और कुछ देगा, पर आपके पार्टनर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, पर ये तो मैम ये में फैमिली बिजनेस में सिर्फ एप्लीकेबल होगा ना? नहीं नहीं बच्चे, फैमिली बिजनेस में माइनर जो है वो आपका मेंबर बन सकता है, बट पार्टनरशिप में माइनर मेंबर नहीं हो सकता। ओके अच्छा, पार्टनरशिप की मेन एसेंशियल कंडीशंस क्या थी? सबसे पहले आपको कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आप प्रॉफिट शेयर कर रहे होने चाहिए। तीसरी बात आप मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, और सबका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लिया जाएगा। ये सब चीजें हैं। अब माइनर के केस में देखते हैं। माइनर को हम प्रॉफिट तो देंगे पर माइनर से कैपिटल नहीं लेंगे। ठीक है, माइनर का मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। माइनर किसी भी लॉसेस को बियर करने के लिए लायबल नहीं है, बट माइनर फिर भी एज अ पार्टनर एक्ट कर रहा है, क्योंकि माइनर को गवर्नमेंट की साइड से ये कुछ कन्वीनियंस प्रोवाइड की गई है कि माइनर किसी भी चीज के लिए बाउंड नहीं है। वो अच्छी चीज में उसका फायदा हो रहा है तो चल सकता है, बट अगर उसका नुकसान हो रहा है तो माइनर वहां पे बच्चा बन के बैठ जाएगा कि मैं तो बच्चा हूं, मैं इस चीज में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। ठीक है, अगर आपने माइनर को पार्टनर बनाया है और आप बाद में कोर्ट में जाते हो कि ये हमारे लॉसेस हुए कंपनी में और माइनर अपना हिस्सा नहीं दे रहा, चाहे वो माइनर 17 साल का ही क्यों ना हो, बट जो कोर्ट होगा वो माइनर के उसमें हक में वर्डिक्ट देगा कि जो माइनर है वो पार्टनर नहीं हो सकता। जब आपने उसको बनाया था पार्टनर तो ये बात पहले से आपको पता होनी चाहिए थी कि वो लॉसेस बेयर नहीं करेगा। माइनर वहां से चुपचाप से बच के निकल जाएगा। ठीक है, ओके 8th point is incoming partner. Incoming partner.
ओके, स्टार्ट करें। इनकमिंग पार्टनर। यस मैम। ओके, इनकमिंग पार्टनर, आपकी पहले से कोई पार्टनरशिप चल रही है, मेरी और रिंकू की पार्टनरशिप है पहले से, ठीक है। अब हम एक थर्ड पर्सन को ऐड करना चाहते हैं, मतलब रिंकू अपने किसी फ्रेंड को एज अ पार्टनर ऐड करना चाहती है, तो आप बिना मेरी परमिशन के उस पर्सन को ऐड नहीं कर सकते हो एज अ पार्टनर। अगर मैं यस बोलती हूँ तो दैट पर्सन विल बी पार्टनर, अगर मैं नो बोल देती हूँ तो वो हमारा पार्टनर नहीं बनेगा, ठीक है। चलो, अब इसमें एक और चीज है, अगर वो पार्टनर, हमारी पार्टनरशिप पहले से चल रही है और हमने उसको एडमिट करने के लिए यस बोल दिया, तो उसको किस नाम से बुलाया जाएगा? ही विल बी कॉल्ड इनकमिंग पार्टनर, क्योंकि वो हमारी पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, ठीक है। ओके, और एक और पॉइंट है इसके अंदर कि अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो अभी इनकमिंग पार्टनर है, हमारा पार्टनर बनने से पहले हमारे बिजनेस में कोई भी लॉसेस होंगे, कुछ भी होगा, उस चीज में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। जब वो पार्टनर बन जाएगा उसके बाद से वो हर चीज के लिए लायबल है, बट जब तक वो हमारा पार्टनर नहीं बना है, चाहे सिर्फ बात चल रही है उसे पार्टनर बनाने की, उस टाइम पे भी वो हमारे किसी भी लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। नाइन्थ इज आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर की बात करते हैं। इनकमिंग पार्टनर हमें समझ आ गया, जो एंटर करेगा। आउटगोइंग पार्टनर जो एग्जिट करना चाहता है आपकी पार्टनरशिप को, ठीक है। एक जो पार्टनर है उसके पास, ये हम राइट्स में पढ़ेंगे, ये हक होता है, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है उसे राइट देता है कि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्टनरशिप से एग्जिट कर सकता है, ठीक है। एक वैलिड रीजन देकर, एक वैलिड पॉइंट बताकर, बाकी पार्टनर्स को कन्विंस करके एक कोई भी पार्टनर जो है पार्टनरशिप को एग्जिट कर सकता है। और ऐसा पार्टनर जो कुछ टाइम में अपनी पार्टनरशिप को छोड़ने वाला है, उसको हम बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। या तो वो रिटायर होने वाला है या अपनी विल से पार्टनरशिप को छोड़ने वाला है, वो होता है आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। यस मैम। तो ये थे 9 टाइप ऑफ पार्टनर्स। आपको 9 टाइप ऑफ पार्टनर्स में किसी में भी कोई डाउट हो आप दोबारा पूछ सकते हो। नहीं मैम, सब ठीक है सही जी, है। अब स्टार्ट करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के हक क्या क्या दिए हैं पार्टनरशिप एक्ट में। राइट्स ऑफ। सबसे पहला राइट है राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, सेक्शन 12 सबसेक्शन ए। सॉरी, मेरी बर्ड डिस्टर्ब कर रही है। Right to take part in management. सेक्शन 12 सबसेक्शन ए। ओके, सेक्शन 12 सबसेक्शन ए हमें ये राइट देता है एज अ पार्टनर कि हम मैनेजमेंट डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टनरशिप की कोई भी एक्टिविटी चल रही है, अगर मैं पार्टनर हूँ तो मैं किसी भी पॉइंट पे एंटर करूंगी, मैं किसी भी पॉइंट पे उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी, मैं किसी भी पॉइंट पे उसको यस बोल सकती हूँ, ठीक है। ये हक मुझे देता है सेक्शन 12 सबसेक्शन ए कि मैं मैनेजमेंट में एक प्रॉपर राइट रखती हूँ वहां पर, ठीक है। अगर आप पार्टनर हो, आपके बिना कोई मीटिंग भी कंडक्ट नहीं हो सकती है। Right to. Right to be consulted. Next point is right to be consulted. Section 12, subsection C. सेक्शन 12 सबसेक्शन सी हमें बोलता है कि अगर आप एक पार्टनर हो, आपको कंसल्ट किए बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आपके पास ये राइट है कि आपको कंसल्ट किया जाएगा हर पॉइंट पे, हर डिसीजन के टाइम पे, ठीक है। अगर आप एक पार्टनरशिप में हो और आपके पार्टनर्स ने आपके पूछे बिना कोई डिसीजन ले लिया है, तो आप कोर्ट में किस सेक्शन के बेसिस पे जाओगे? आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के बिहाफ पे जाओगे कि इस सेक्शन के अंदर मुझे हक मिलता है कि मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं किया जाएगा, मुझे कंसल्ट नहीं किया गया, अब आप इस टाइम पे वर्डिक्ट दीजिए। तो आपका ये जो पॉइंट होगा वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। Third point is right of access to accounts. Right of. Right of access to accounts, section 12 subsection D.
सेक्शन 12 सबसेक्शन डी आपको ये हक देता है बीइंग अ पार्टनर कि आप कभी भी अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो। किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि मुझे अकाउंट्स चेक करने हैं तो आप बोल सकते हो कि मुझे आज अकाउंट्स देखने हैं पार्टनरशिप के अपने, ठीक है। तो 12 सेक्शन 12 सबसेक्शन डी आपको ये राइट देता है। फोर्थ पॉइंट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट। राइट टू शेयर प्रॉफिट सेक्शन 13 सबसेक्शन बी। हमने बात की कि पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं, बट कौन सा सेक्शन इन्हें ये हक देता है शेयर करने का? सेक्शन 13 सबसेक्शन बी। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप एक पार्टनर हो पार्टनरशिप में तो आपके पास ये राइट है कि आपको प्रॉफिट का आपके हिस्से का शेयर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको इस चीज के लिए मना नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट इज राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेक्शन 13 सबसेक्शन सी। Right to interest on capital. Okay, what is capital in partnership? Capital is related to money, I think. Right, capital is related to money, but that money जो आपने बिजनेस की स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आपने लगाया उस पैसे को कैपिटल बोला जाएगा, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कुछ भी आप पैसा कमाओ वो प्रॉफिट बोला जाता है, बट जो पैसा आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल। और एज अ पार्टनर आपके पास ये राइट होता है कि आपको उस कैपिटल के ऊपर कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट हर टाइम पे पे किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपने एज अ पार्टनर वहां पर वो पैसे लगाए हैं, तो उन पैसों के ऊपर आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न्स मिलते रहते हैं बीइंग अ पार्टनर, ठीक है। Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 इन्वेस्ट किए थे पार्टनरशिप में, तो अब प्रॉफिट के अलावा आपको उस 20,000 के ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपके 20,000 के ऊपर, ठीक है। प्रॉफिट भी मिलेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिक्स्थ पॉइंट इज राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। Section 13 subsection D says an advance by a partner to a firm is not treated as an increase of his capital but rather as a loan on which interest should be paid. इन्होंने कहा कि अगर आप एक पार्टनर हो और आप कैपिटल के अलावा कुछ पैसे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देते हो बिजनेस के अंदर, तो उसको कैपिटल नहीं माना जाएगा, उसको एडवांसेस माना जाएगा कि आपने एज अ पार्टनर अपनी पार्टनरशिप को लोन दिया है, ठीक है। तो उस लोन के ऊपर भी आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस पे किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 20,000 सारे पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किए, बाद में कुछ 50,000 कम पड़ रहे थे, तो रिंकू ने बोला कि ठीक है 50,000 मैं और दे देती हूँ, बट ये बाद में मुझे आप लोग रिटर्न कर देना जब हम लोग अच्छा वेल फ्लरिश बिजनेस कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या होगा, वो एज अ लोन माना जाएगा। वो 50,000 को हम एज अ लोन मानेंगे कि आपने पार्टनरशिप को ये पैसे लोन के तौर पे दिए हैं और उस लोन के ऊपर आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस देती रहेगी पार्टनरशिप। और यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि 6% तो होना ही चाहिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 6% तो आपको उस एडवांस के ऊपर पे किया ही जाएगा। वो अलग बात है कि आप बाकी पार्टनर्स से डिस्कस करके कम या ज्यादा करा सकते हो, बट जो गवर्नमेंट है उसने एक्ट में लिखा है कि 6% तो कम से कम होना ही चाहिए। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, बट पार्टनर्स की कंसेंट से, ठीक है। Seventh point is a right to indemnity. Right to indemnity, section 13, subsection E. ओके, ये सेक्शन बोलता है कि आप एज अ एजेंट एक्ट कर सकते हो। मतलब ये सेक्शन आपको हक देता है कि किसी थर्ड पार्टी से डील करते टाइम पे आप अपनी पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है।
कोई भी लॉसेस हो रहे हैं सब चीजों के लिए आप लायबल हो, आपके पास वो वहां पर राइट है कि आप अपनी कंपनी को इंडेमनिफाई कर सकते हो, आप एज अ एजेंट एक्ट कर सकते हो अपनी फर्म के लिए। 8th point is right to use of partnership property. Right to use of partnership property. Section 15. आपने और दो और लोगों ने पार्टनरशिप किया, ठीक है, और पार्टनरशिप के काम के लिए आप लोगों ने कार भी खरीद ली कि हमारी पार्टनरशिप के जब हम लोग किसी काम से जाएंगे तो इसी कार से जाएंगे, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि वो जो कार होगी ना उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, क्योंकि आप लोगों ने वो पार्टनरशिप के काम के लिए खरीदी है, ठीक है। अब ये आप एज अ पार्टनर, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन उस कार को यूज करेगा, जितने पार्टनर्स हैं सबके पास इक्वल राइट्स हैं कि वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको यूज करने के सारे राइट्स सभी पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके दो पार्टनर्स कार को यूज करे जा रहे हैं और आपको यूज नहीं करने दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 15 से कि अगर आप पार्टनर हो और आपकी पार्टनरशिप की कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इन सब पॉइंट्स के बहुत फायदे होते हैं जब आप पार्टनरशिप में एंटर करो ना। हाँ, बात बात पे धमकी दी जा सकती है। चलो जी। पॉइंट 9 पर पता नहीं करना में। हाँ जी, जिसने बिजनेस, अगर पता नहीं होने से तो हाँ अपोजिट वही वाला तो बोल रही पार्टनर हूँ, बन सकता है। वही तो बोल रही हूँ, आपके पास आपने ये पढ़ा है, आपके बाकी पार्टनर्स ने नहीं पढ़ा हो तो आपका तो फायदा हो गया ना। चलो 9th पॉइंट पढ़ते हैं, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। Partners authority in an emergency, section 21. ओके, सेक्शन 21 बोलता है कि अगर आप एक पार्टनर हो और आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां पर आपके बाकी पार्टनर्स अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप रिसेंट अभी क्विक डिसीजन नहीं लेते हो तो आपकी पार्टनरशिप को बहुत सारे लॉसेस सफर करने पड़ सकते हैं। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन सब पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। बाकी पार्टनर्स आपको बाद में आपके ऊपर केस नहीं कर सकते कि आपने उनसे कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, आपका डिसीजन लेना जरूरी था। अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो आपकी पार्टनरशिप का नुकसान होता। तो सेक्शन 21 आपको ये हक देता है कि आप बिना अपने पार्टनर्स को कंसल्ट किए उस टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशन में ये डिसीजन ले सकते हो। अगर आपने कोई डिसीजन लिया इमरजेंसी सिचुएशन में और आपके पार्टनर्स बाद में कोर्ट चले जाते हैं तो सेक्शन 21 आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपके पास ये हक था, आप एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, डू और डाई सिचुएशन थी, वहां पर आपका डिसीजन लेना जरूरी था, ठीक है। 10th point is no new partner to be introduced. No new partner to be introduced. Section 31, subsection 1. अब ये पॉइंट तो कह रहा है कि कोई नया पार्टनर नहीं लेके आना, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि नए पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं। ये बेसिकली राइट है एक पार्टनर का कि अगर आप चाहते नहीं हो कि कोई पार्टनर आपका न्यू एंटर करे तो आप मना कर सकते हो। आप 3 पार्टनर्स हो, रिंगू है, 2 और पार्टनर्स हैं, वो दोनों पार्टनर किसी डी नाम के पर्सन को पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं, बट आपको वो डी नाम का पर्सन पसंद नहीं है, तो आपके पास ये हक है कि आप सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 का यूज करके मना कर सकते हो कि हम किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। आपके मना करने के बाद चाहे वो दोनों यस बोल रहे हैं, वो दोनों उस पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते, ठीक है। सबका मेजॉरिटी के साथ यस बोलना जरूरी है। क्लियर ये पॉइंट? यस मैम। 11th point is no liability before joining. No liability before joining. Section 31 subsection 2.
ओके, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 बोलता है कि जब तक कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ है, आपने उसको एज अ पार्टनर नहीं माना है, तब तक वो किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, आप अभी आपको एज अ पार्टनर, मैं अपनी पार्टनरशिप में एंटर करना चाहती हूँ, बट अभी मैंने आपको एंटर नहीं किया, आपके एंटर करने से पहले लॉसेस हो गए, तो आपको मैं ये नहीं बोल सकती कि रिंकू आप भी लॉसेस के अंदर पैसे डालो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बोल सकते हो कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 बोलता है कि जब तक मुझे एज अ पार्टनर पार्टनरशिप डीड में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तब तक मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी। ठीक है, 12th point is right to retire. Right to retire. Section 32 subsection 1. आप एक पार्टनर हो और अपनी पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहते हो, रिटायर होना चाहते हो, तो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 आपको ये हक देता है कि आप ये काम कर सकते हो। बाकी पार्टनर से कंसल्ट करके वैलिड रीजन देके आप अपनी पार्टनरशिप से एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ये बोलता है। और बाकी पार्टनर्स आपको जबरदस्ती वहां पे रोक के नहीं रख सकते, आपकी मर्जी, आप छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, 11th point is right not to be expelled. Right not to be expelled. Section 33 subsection 1. ओके, ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आप एक पार्टनर हो और आपके बाकी पार्टनर्स आपको जबरदस्ती पार्टनरशिप से निकालना चाहते हैं, तो आपके पास सेक्शन 33 सबसेक्शन 1 आपका प्रोटेक्शन करता है कि आपको कोई भी जबरदस्ती फोर्सफुली पार्टनरशिप से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, बाकी पार्टनर्स आपको जबरदस्ती एक्सपेल नहीं कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप से। क्लियर है पॉइंट? Yes, ma'am. 14th point says right to carry on competitive business. Right to carry on competitive business. Section 36. फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्टनरशिप का हिस्सा हो जो कि एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। ठीक है, आप लोग चॉकलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप पार्टनरशिप में हो। अब रिंगू जो है वो अलग से भी चॉकलेट का बिजनेस चलाना चाहती है, पार्टनरशिप भी चॉकलेट की है, और आप जो नया बिजनेस अपना खुद का अलग स्टार्ट करना चाहते हो वो भी बिजनेस आपका चॉकलेट का ही है। तो सेक्शन 36 आपको ये हक देता है कि आप सेम टाइप ऑफ बिजनेस खुद का कर सकते हो। ठीक है, आपके बाकी पार्टनर्स आपको इस काम के लिए नहीं रोक सकते। Got it? Yes, ma'am. ठीक है, लास्ट पॉइंट इज राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट. Right of outgoing partner to share subsequent profit. Section 37. अगर आप एक आउटगोइंग पार्टनर हो, कुछ टाइम में हमारी पार्टनरशिप को एग्जिट करने वाले हो, इट डज नॉट मैटर कि आपके एग्जिट करने से पहले कोई प्रॉफिट हुआ और उसमें आपको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी क्योंकि आप एक आउटगोइंग पार्टनर हो, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 31 सेज अगर आप एक आउटगोइंग पार्टनर हो और अभी तक आपने पार्टनरशिप नहीं छोड़ी है, तब तक जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उन सब में आपकी हिस्सेदारी है। ठीक है, आपको कोई मना नहीं कर सकता कि आप तो जाने वाले हो, हम आपको पैसे नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे 15 राइट्स ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद आती है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक जो कराया वो समझ आया? Yes, ma'am. कोई डाउट है?